chapter is chemical coordination and integration. अब अगर आप शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एकदम शांत, एकदम साइलेंट। अगर दिक्कत हो रही सफोकेशन आई तो क्या ओके मैं बताओ नोटबुक निकालो टॉपिक का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत आसान है, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर। मैंने मोस्ट भी लगाया, सिंपलेस्ट भी लगाया, उधर का अंग्रेजी गलत हो, लेकिन एक सिंपलेस्ट चैप्टर में से एक है। ध्यान समझना है, जब हमको टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी तो हमें बताया गया था टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल। जब भी टिश्यू बनाते हैं तो हमें ग्रुप ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी सेल्स की जरूरत पड़ती है। और बताया गया था जितनी भी सेल्स हैं they must have common origin, इनका ओरिजिन कॉमन होना चाहिए। they must have common function, इनका फंक्शन कॉमन होना चाहिए। and all the cell, एनिमल टिश्यू के बारे में बोला गया था, all the cell must be coordinated, हर एक सेल को कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। याद रखना, यही टिश्यू आगे चल के बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप एक ऑर्गेनिज्म है, अपने बारे में सोचिए, तो आपकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे तो उनमें ऑर्गन होंगे, ऑर्गन होंगे तो उनमें टिश्यूज होंगे, और टिश्यू होंगे तो कैसे होंगे? कोऑर्डिनेट। भगवान ने आपको कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ संपर्क साधने का एक तरीका दिया है, और इस तरीके का नाम है ब्रेन। CNS नाम सुना? सेंट्रल नर्वस। तो ब्रेन आपको भगवान ने दिया है, और ब्रेन से भेजी है नर्व्स, आपको नर्व्स भेजी है इन टिश्यूज पे। तो जो नर्व के कंट्रोल है या नर्व कोऑर्डिनेशन है, याद रखना, मैंने नहीं पढ़ा है फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। नर्व के कोऑर्डिनेशन ब्रेन से डायरेक्ट है, पॉइंट टू पॉइंट है, यानी एक नर्व सीधे भेजी गई आपके ब्रेन से लेकर टिश्यू तक। तो नर्व कोऑर्डिनेशन दे आर पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। यानी हर टिश्यू से पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट है। अगर आपको बोला जाए मैं आपके हाथ को यहाँ पर छूऊंगा, आपके ब्रेन को पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, बिकॉज दे हैव द नर्व सेल्स। और नर्व के जितने भी कोऑर्डिनेशन होते हैं ये फास्ट होते हैं, बहुत तेज होते हैं। अभी छुआ अभी पता चलेगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन, दीज आर द फास्ट कोऑर्डिनेशन एंड शॉर्ट लिव्ड। बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ऐसा नहीं कि आज छुआ गया तो 10 दिन तक आपको एहसास होता रहेगा किसी ने छुआ। इसका मतलब है जो भी आपने स्टिमुलस महसूस किया है, जैसे वो टाइम वेस्ट कर चुके हैं, आप नहीं कर, जो भी स्टिमुलस आपने महसूस किया है वो शॉर्ट लिव रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, जब तक आपको किया जाएगा। याद रखना, इट इज अ फास्ट एंड शॉर्ट। पर नर्वस कोऑर्डिनेशन की खास बात होती है, नॉट एवरी सेल is innervated by nerves.
समस्या ये आती है कि हर सेल तक तो नर्व नहीं पहुंचता, बहुत सारे ऑर्गन तक पहुंच सकती है, बहुत सारे टिश्यूज तक पहुंच सकती है, लेकिन टिश्यू के हर सेल तक वो नर्व नहीं पहुंच सकता। और अगर हर सेल तक नर्व नहीं पहुंच सकती, जिन सेल में नर्व नहीं पहुंचती उनका कोऑर्डिनेशन कैसे करें? मान लो यहां तक नर्व पहुंचती है तो कोऑर्डिनेशन हो गया। अब जिन सेल्स पे नर्व नहीं पहुंची उनका कोऑर्डिनेशन कैसे करें? तो बोलते हैं उनका कोऑर्डिनेशन हमें ऐसी चीज से करना पड़ेगा जो हर सेल तक पहुंचता है। और सर जी हर सेल तक पहुंचता है ब्लड। क्या पहुंचता है? ब्लड। क्योंकि ब्लड हर सेल तक पहुंचता है। अगर हर सेल तक ना पहुंचे तो सेल जिंदा रह नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि ब्लड में हम एक केमिकल डालेंगे और इस केमिकल का नाम होगा हार्मोन। बोलो क्या नाम होगा? हार्मोन्स जो होंगे दे आर द केमिकल्स, इन्हें हम लोग केमिकल के रूप में डालेंगे और ये केमिकल ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाने के बाद हर सेल तक पहुंचेंगे। याद रखना कि हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं द ग्लैंड्स नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर से बोलो, जिसका डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ाने जा रहा हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बोलो कौन सी ग्लैंड? और जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन को रिलीज करवाएंगे, कहां पर रिलीज करवाएंगे? ब्लड में। तो ये कोऑर्डिनेशन हर एक सेल तक पहुंचेगा। बस इस कोऑर्डिनेशन की खास बात है, ये एक डिलेड कोऑर्डिनेशन है। डिलेड का मतलब तुरंत होगा कि लेट से होगा? और लेट से होगा और काफी देर तक स्टे कर सकता है। तो बताओ कितने प्रकार के कोऑर्डिनेशन? एक कौन से? नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग क्या नहीं पढ़ रहे? क्या पढ़ रहे हैं? इसका मतलब हम लोग इनमें क्या डील करने वाले हैं? आसान सा टॉपिक है। आपकी बॉडी की हर एक सेल में क्या नहीं पहुंच सकती, लेकिन हर एक सेल का क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। और उस कोऑर्डिनेशन को करने के लिए हमें हर एक सेल तक पहुंचना जरूरी है। और कौन नहीं पहुंच सकता? कौन पहुंच सकता है? ब्लड में क्या डाला? केमिकल। उस केमिकल का नाम हार्मोन। कहां से निकाले गए? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए मैं आपके सामने इस पूरे चैप्टर को याद शुरू करता हूं। चलो बताओ, हमें जल्दी से बताओ कि कोऑर्डिनेशन कितने प्रकार के? एक कौन? नर्वस कोऑर्डिनेशन है। दूसरे जवाब एकदम सही चाहिए। किसको याद है? प्लीज आपका जितने लोग भी साथ हैं थप्पड़ पड़ेगा, जवाब आना चाहिए। These are एक ही तरीके की सेल होनी चाहिए, एक ही जगह से निकलनी चाहिए, एक ही तरीके का काम करना चाहिए और इन सब में क्या होना चाहिए? कितने प्रकार का? एक और दूसरा नर्वस के लिए नर्व चाहिए, सीएनएस चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड चाहिए। तो ये वाला जो कनेक्शन होगा फास्ट होगा, जिसको बहुत देर के लिए कि बेटा कॉर्डिनेट होगा। दूसरे तरीके का कनेक्शन याद है? ये हर सेल तक पहुंचेगा। नर्व हर सेल तक केमिकल पहुंचेगा ब्लड के थ्रू। और ब्लड के थ्रू पहुंचेगा तो ये बताओ तुरंत पहुंचेगा कि डिलेड? और ये जो कोऑर्डिनेशन होगा ये तुरंत होगा कि थोड़ा? तो इस तरीके से हमारे पास दो तीन टर्म आते हैं। एक तो हमारे पास आता है ग्लैंड्स के बारे में जानना। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था ग्लैंड्स इस दुनिया में कितनी प्रकार की? बोलो। और दूसरे प्रकार के एक्सो का मतलब बाहर और एंडो का मतलब इनसाइड। इनसाइड से रिलेटेड है बेटा ब्लड। देखो हर एक चीज को बायोलॉजी पढ़ने का तरीका, बायोलॉजी टर्म अपने आप डेफिनेशन लेके आता है। क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन एंडो मतलब ब्लड के अंदर डालें। एंड these glands are duct
डक्टलेस, ये अपना सिक्रीशन डक्ट में डालती नहीं है, इसका मतलब डक्ट फुल की डक्टलेस। पहले भी पढ़ा रखा, टिश्यू पढ़ाते वक्त भी पढ़ाया था कि भाई वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ डाले, डक्ट फुल की डक्टलेस। और कुछ ग्लैंड ऐसी होंगी जिनके पास ग्लैंडुलर पार्ट के बाद डक्टल पार्ट होगा। बताइए ये क्या होगा? डक्ट। अगर डक्ट होगी, याद रखना, अगर डक्ट होगी तो एक भी हो सकती, दो भी हो सकती। आपको पैंक्रियाज याद है? पैंक्रियाज का हेड याद है? आपको उसकी डक्ट याद है? तो बताओ क्या है? देखो याद रखना, पैंक्रियाज में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, पर आपको मालूम है एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होता है? डक्ट। तो डक्टलेस की डक्ट फुल, क्या ये अपना सिक्रीशन छोड़ेगी ब्लड में? अच्छा यहीं पर रुक करके बताओ कितने प्रकार की ग्लैंड? एक जो अपना सिक्रीशन ब्लड में डालती है, और एक जो अपना सिक्रीशन जो डक्ट में सिक्रीशन डालती है वो ब्लड में नहीं डालती और ब्लड के बाहर डालती है, इसीलिए इसका नाम एक्सो। एक्स मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, इनसाइड माने ब्लड। ब्लड में जो अपना सिक्रीशन छोड़े इनका नाम एंडोक्राइन, और जो बेटा डक्ट में अपना सिक्रीशन छोड़े वो एक्सो। कितने प्रकार की ग्लैंड? वन इज एंडोक्राइन, दूसरी एक्सोक्राइन। वन इज डक्टफुल और अदर इज डक्टलेस। कोई दिक्कत? याद रखना, एंडोक्राइन अपना सिक्रीशन जिसे भी छोड़ते हैं, जो कुछ भी निकालती है उसका नाम है हार्मोन। बोलो क्या नाम है? और हार्मोन निकलता जहां पर है वहां पर एक्ट नहीं करता। निकला किससे? एंडोक्राइन ग्लैंड में। कहां छोड़ा गया? ब्लड ने इसे किया ट्रांसपोर्ट। क्या किया? और ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू में डाला, और जिस टिश्यू में ये एक्ट करेगा उसका नाम टारगेट टिश्यू। कैसे बोलो? आप देखो रट्टा कैसे नहीं मारना। एक हार्मोन है एफएसएच, बोलो मैंने आपको पढ़ा रखा है। कहां से निकलता है? कहां काम करता है? यहाँ पे टेस्टिस, और कहां? मजा नहीं आया। कहां से निकला? कहां काम किया? कहां से निकला? कहां काम किया? तो ये जो हार्मोन होते हैं जहां निकलते हैं वही काम करते हैं, दूसरे ऑर्गन पे काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से एक सिक्रीशन निकलता है जिसका नाम है हार्मोन। हार्मोन निकलता है ब्लड में, ब्लड से क्या आता है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचाता है? टिश्यू, टारगेट टिश्यू में पहुंचाया जाता है। एंड दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन। मैं एक्सोक्राइन पार्ट हटा दे रहा हूं और क्लासिकल डेफिनेशन एनसीईआरटी में आप लोग अंडरलाइन करेंगे। सो हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन, अगर आप समझ गए तो मेरा काम बन जाएगा। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन इज दीज हार्मोन्स आर द केमिकल्स, हार्मोन्स आर केमिकल्स secreted by endocrine gland released in blood and transported to the target tissue. Very simple definition of hormone. यहाँ देखो तो समझ में आएगा। Hormones are chemical. Hormones are secreted by, released, transported to the target.
कुछ भी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, whatever the chemical which release from endocrine gland, it is known as hormones। और जब ये डेफिनेशन हमारे लिए कंप्लीट डेफिनेशन बनी तो इसमें बहुत सारी कमियां हुई। आ गए बेटा, परेशान मत हो, आ गए तो पढ़ लो। जब भी हार्मोन की डेफिनेशन बनी तो बताया गया वो सारा केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है उसी को हार्मोन्स बोलते हैं। लेकिन हमें पता चला कि हर हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले ये जरूरी नहीं। दोनों बातें सुनना, एंडोक्राइन से जो निकले और हर हार्मोन एंडोक्राइन से निकले जरूरी देखना। फिर से सुनो, पहला ही पेज में रुके हुए, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल निकले, ये बात तो तय है कि जो कुछ भी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा उसका नाम हार्मोन्स है। लेकिन हार्मोन हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले ये जरूरी है, क्योंकि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा सम टिश्यू, अदर टिश्यूज और सेल से भी निकलते हैं। टिश्यूज और सेल से निकलने वाले हार्मोन्स दे आर नोन एज लोकल हार्मोन्स। बोलो, तो लोकल हार्मोन्स भी निकलते हैं जिनका एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई लेना देना। अगर आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम सही से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बताई थी जी सेल, याद है? जी सेल आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। बोलो कहाँ? जब आप गैस्ट्रिक नाम का हार्मोन निकलेगा, क्या आपको अर्जेंटा में सेल याद है? अर्जेंटा में सेल से विकास तो बताओ वो हार्मोन ग्लैंड से निकले थे कि नहीं? कहाँ से निकले थे? कहाँ से निकले थे? उनका नाम तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा हार्मोन निकलता है, लेकिन हर हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले जरूरी है। तो क्या ये हार्मोन टिश्यू से भी निकल सकते हैं, सेल से भी निकल सकते हैं? इसलिए हार्मोन की डेफिनेशन बदलनी पड़ी और हमें एक मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स देनी पड़ी। एंड द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हार्मोन गिवन इन योर एनसीईआरटी इन द बोल्ड लेटर, पहला पेज, उसमें बोल्ड लेटर में दिया हुआ है। लेकिन बेटा जल्दबाजी के चक्कर में ये डेफिनेशन तुम खो दोगे, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। चलो बताओ कितने प्रकार की ग्लैंड? एक तो दूसरा जो डक्ट है, जो डक्टलेस है, जो अपना सिफिशिएंट डक्ट में डाले, जो ब्लड में डाले, जो एंजाइम निकाले, जो हार्मोन निकाले। पक्का? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में एक डेफिनेशन है हार्मोन्स। कैसे बोलो? अब ये हार्मोन की डेफिनेशन मुझे आती नहीं, आपको आती है? व्हाट इज हार्मोन? दे आर 4 पॉइंट केमिकल, दे आर क्लासिकल डेफिनेशन बोलो, दे आर रिलीज बाय secreted in transported to the target tissue। तो हमारे हिसाब से हर हार्मोन को कहां से होना चाहिए? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा निकलते हैं। हमने कहा कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड की बजाय एंडोक्राइन टिश्यू से निकलते। किसे? तब हमें हार्मोन की डेफिनेशन बदलनी पड़ी और तब हमने हार्मोन की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ाई। मॉडर्न डेफिनेशन इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी विद बोल्ड लेटर। आप सारे लोग वो डेफिनेशन मेरे साथ पढ़ेंगे विद योर एनसीईआरटी बुक, अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ पढ़ेंगे। यस, पेज नंबर है, फर्स्ट पेज है केमिकल कोऑर्डिनेशन का। पेज नंबर इज 331। मैं पढ़ रहा हूँ बोल्ड लेटर से। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। पहली बात तो हार्मोन एक केमिकल है, इसमें कोई डर नहीं है, लेकिन ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। इट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। इसे खाया नहीं जा सकता या ये फूड के लिए नहीं बना, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। हार्मोन इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जिसे इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करना है, यानी सेल के बीच में ये मैसेंजर की तरह काम करेगा। एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर।
प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट का मतलब है अबाउट नैनोग्राम्स, इनका सिक्रीशन नैनोग्राम्स और इस तरीके का होता है, इस तरीके से सिक्रीट होता है। डेफिनेशन बताइए, व्हाट आर द हार्मोन? दे आर द बताइए यहाँ पर कहीं भी एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं। कोई भी हार्मोन हो सकता है अगर, कोई भी चीज हार्मोन हो सकती है अगर वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हो और वो सेल के बीच में जाए और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करे और रिलीज जब हो तो नैनोग्राम यानी ट्रेस अमाउंट में रिलीज हो। दैट्स इट। एनीथिंग कैन बी केमिकल, दैट कैन बी एक्ट एज हार्मोन, और तब ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से भी निकल सकते हैं और तब ये हार्मोन्स लोकल टिश्यू से भी निकल सकते हैं और लोकल टिश्यू से निकलने वाले केमिकल, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले वो केमिकल जो सेल के बीच में जाकर इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करें और बहुत ट्रेस अमाउंट में पैदा हो, इन्हें कहेंगे हम लोग हार्मोन। और इस तरीके से पूरा एक सिस्टम पैदा होता है एंड दिस सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड के एंडोक्राइन सिस्टम दोनों में अंतर है। एंडोक्राइन सिस्टम, इसका मतलब है एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड एक ही। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं आ रहा। वो हर पार्ट जो क्या निकाले, फिर से बोलो, वो हर पार्ट जो क्या निकाले, चाहे वो लोकल टिश्यू हो, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो, क्या निकाले, उसका नाम एंडोक्राइन सिस्टम। फिर से बोलो, इसका मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में दो चीजें, एक और एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर से बोलो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस एंडोक्राइन टिश्यू। ग्लैंड और टिश्यू जिनसे हार्मोन निकलते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। चलो, ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपना टॉपिक खो दिया, इसलिए हम इसको वापस यहाँ तक रिलेन करके पहुंचते हैं। बताओ, टिश्यू दिखाई पड़ रहा है? बुक मत देखना वरना आएगा नहीं कुछ। टिश्यू दिखाई पड़ रहा? ग्रुप ऑफ सेल है, कॉमन ओरिजिन है, कॉमन फंक्शन है, सारी सेल कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड कितने प्रकार से? या तो हार्मोन, या तो नर वाले फास्ट स्लो और शॉर्ट लिव्ड है। बहुत तेजी से अगर आपको कहीं कोऑर्डिनेशन करना, नर्व लगेगी केमिकल, नर्व की समस्या ये कि हर सेल का कोऑर्डिनेशन, हर सेल का चाहिए, दूसरा सिस्टम चाहिए। विशेष केमिकल निकलेंगे कहां से? एंडोक्राइन ग्लैंड। बोलो, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे और उन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल का नाम हार्मोन। तो पुराने सिस्टम में जब तक हम लोगों ने पुराना सिस्टम पढ़ा, कौन सा सिस्टम? जब तक हम लोगों ने पुराना सिस्टम पढ़ा, याद रखिएगा, पुराने सिस्टम में हार्मोन का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड होता। तो पुरानी किताबें हमें बताती थी कि हार्मोन मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड और कुछ नहीं। इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन हार्मोन की एक ही है कि अलग अलग? और ये भी मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी में क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन पहले आप मुझे सिखाएंगे? These are the chemicals. These are the released by endocrine, released in transportation
डेफिनेशन को बदलकर मॉडर्न डेफिनेशन दी गई। बोला गया वो केमिकल जो न्यूट्रिएंट है वो है, इसमें पूछी है वो केमिकल जो और बहुत ज्यादा अमाउंट में दी गई और क्या ये इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करेंगे। सो बेटा प्लीज बताइए व्हाट इज हार्मोन्स मॉडर्न डेफिनेशन। चार्ट बनाएंगे और ध्यान सुने। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में 3 मुख्य पार्ट है। एक का नाम है हाइपोथैलेमस, द पार्ट ऑफ ब्रेन। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरा है एंडोक्राइन टिश्यू। ओके, जल्दी से बताएं। एंडोक्राइन सिस्टम में खाली एंडोक्राइन ग्लैंड की 3 लोग। पहला कौन? दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा एंडोक्राइन टिश्यू। आप ध्यान से सुने। पूरी बॉडी को बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उतनी अच्छी नहीं बना पाऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज इट इज द ब्रेन, हियर इज द ब्रेन। ब्रेन में 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो आपको एंडोक्राइन का एग्जाम्पल में के तरीके से याद रखनी पड़ेगी। एक तो ब्रेन का ये हाइपोथैलेमस, दूसरा यहां पर 2 ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। जैसे बोलो, चलो ऊपर से चलो। इधर देखने के लिए अपनी की तरफ ध्यान देना। सबसे ऊपर जैसे बोलो, हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के नीचे। आपको हाइपोथैलेमस याद रहेगा? हाइपोथैलेमस के ऊपर, नीचे। तो बताओ ब्रेन में यानी कि इस खोपड़ी के अंदर कितने एंडोक्राइन पार्ट? 3। नंबर 1 हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल, तीसरा। इसके बाद आइए नेक रीजन। किस रेंज में? सब लोग हाथ लगाओ। कहां पर? नेक रीजन। एडम्स एप्पल दिख रहा है? दिख रहा है? इस एडम्स एप्पल के पास दैट ग्लैंड इज नोन एज थायराइड। कैसे बोलो? और थायराइड की पेरीफेरी में पैराथायराइड। कैसे बोलो? ऊपर बोलो, पीछे। फिर आप आए थोरैक्स। बोलो कहां?
टिश्यू, 4 याद रखना। वन इज लिवर इटसेल्फ, इवन द किडनी, इसके अलावा हार्ट और जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं पढ़ा चुका हूं। तो कुल मिलाकर 4 ये 1 2 3 4 इनके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 चीजें हमें पढ़नी है इस पूरे के पूरे चैप्टर। और जितने लोग भी इसे बहुत तेजी से बहुत मन लगा के नोट कर रहे हैं वही फेल हो जाएंगे, वही फेल हो। चलो अपनी अपनी बॉडी देखो, चलो यहाँ भी थर्मस के ऊपर थर्मस है, दैट इज पीनियल, और ऊपर वाला नीचे वाला बीच में एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा क्या एंडोक्राइन टिश्यू भी है? बोलो, जीआई है, और सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस। अरे जाना तो जाओ, मेरे घर पढ़ने का क्या दिक्कत? मैं इधर पढ़ूंगा तभी जा पाऊँ। देखो चलो एक तरफ से हाइपोथैलेमस से लेकर के वहां तक पहुंचना है और बिना देखे पहुंचना है। बोलो हाइपोथैलेमस शुरू करो। पहले कौन? हो गया? अब बताओ 4 और लोग हैं? पक्का? आप सुनो, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस पिट्यूटरी इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। बोलो क्या बोलते हैं? कोई भी मालिक तभी होता है जब वो अपने नौकर को कंट्रोल में रखे। तो जब हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि पिट्यूटरी बाकी सारे लोगों को कंट्रोल में रखती। इसका मतलब पिट्यूटरी थायराइड को कंट्रोल में रखती। थायराइड, पिट्यूटरी पैराथायराइड को कंट्रोल में रखती। पिट्यूटरी थाइमस को कंट्रोल में रखती। पिट्यूटरी बेटा पैनक्रियास को कंट्रोल में रखती है। पिट्यूटरी एड्रिनल को कंट्रोल में रखती है और पिट्यूटरी गोनैड्स को कंट्रोल में रखती है। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को जो कंट्रोल में रखे उसका नाम मास्टर ग्लैंड। सो पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी को कंट्रोल में रखता है हाइपोथैलेमस। Hypothalamus is the master of the master gland. Master of master gland. पीनियन के कंट्रोल भी बेटा हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। तो याद रखना, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथैलेमस। तो जितने 14 स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन? हाइपोथैलेमस। और उसके बाद कौन? पिट्यूटरी। और इसीलिए एनसीईआरटी को मैं सबसे इंपॉर्टेंट बुक और सबसे अच्छी बुक मानता हूँ। एनसीईआरटी सबसे पहले आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाएगी, हाइपोथैलेमस के बाद वो पिट्यूटरी पढ़ाएगी और पिट्यूटरी के बाद वो सारी ग्लैंड्स एक एक करके आपको पढ़ाएगी।
तो जब मैं बोलूं एंडोक्राइन सिस्टम, बोलो क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। बैठने का बिल्कुल जगह नहीं बैठा। अरे यार और दिक्कत है। चलो मुझे बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम याद है? आप अपने दिमाग में एंडोक्राइन सिस्टम में एक बात की 3 बार? 3 बार। एक कौन? हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन टिश्यू में कितने हैं? 4। पक्का? एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम याद रहेंगे? 9। कितनी? 9। और एक कौन? हाइपोथैलेमस। 9 1 10 4 14। तो which one is master of master brain? It is known as hypothalamus. Anyone have the geometry box or the tiffin box? Anyone? Okay, everyone, शांत एकदम। Right. वहां तक विजिबल नहीं है, क्या हुआ? कैमरा कर्व हो गया? नहीं दिख रहा है? हो गया? बदतमीजी नहीं करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं क्लास डिसमिस कर दूंगा और फिर मैं कभी नहीं पढ़ा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं केवल ये बातें करता हूँ? बदतमीजी करो तो मैं सच में नहीं पढ़ा। अब क्या कर लोगे मेरा? एक गानी बनाओगे ओमेगा ओमेगा, और कल कुछ नहीं पाते। एक बॉक्स है मेरे सामने, है ज्योमेट्री बॉक्स। इस बॉक्स की तरह 4 ब्रेन का एक पार्ट है। इफ यू कैन एज्यूम दिस बॉक्स इन माय ब्रेन, मेरे ब्रेन के अंदर एज्यूम कर सकते प्लीज। तो एकदम शांत। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बोलो बात। ये तो तुम्हारे दोनों तरफ ब्रेन का पार्ट दिख रहा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बोलो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर इधर, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक बॉक्स है। दिस बॉक्स इज नोन एज डायनसिफेलॉन। बोलो क्या नाम है? अगर बुद्धि है तो समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। एक बॉक्स है, दिस इज नोन एज डायनसिफेलॉन। चाहे जितना समय लग जाए समझना ही है। क्योंकि जल्दी से जाओ और नीचे ब्रेन का वो रखा हुआ मॉडल, क्योंकि गुप्ता सर की ऑफिस में ब्रेन का मॉडल जल्दी से उठा के लाओ। तो याद रखना, आपके पास एक बेटा माचिस की डिब्बी जैसा है, स्ट्रक्चर नोन एज डायनसिफेलॉन। बोलो क्या? इफ दिस इज अ डायनसिफेलॉन, दिस ये बनाया है। तो डायनसिफेलॉन की एक ऊपरी वाल है और एक निचली वाल है। दिस अपर, दिस लोअर, और ये वाली वॉल साइड। साइड वॉल आप देख नहीं पाओगे, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो आपको ये एक साइड दिख रही, ये एक साइड दिख रही, इधर की साइड दिखेगी नहीं, उधर की साइड दिखेगी। एक ऊपर की और एक डायनसिफेलॉन की जितनी भी वॉल है इन्हें हम लोग थैलेमस बोलते हैं। बोलो क्या? रट्टा बंद और एकदम सुनो। 4 ब्रेन में, किसमें? सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे किसके? एक डब्बा है, 3D स्ट्रक्चर है। दिस 3D स्ट्रक्चर इज नोन एज डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन की हर एक वॉल का नाम है थैलेमस। बोलो अगर ये थैलेमस ऊपर की तरफ है, इसका नाम एपिथैलेमस। कैसे बोलो? थैंक यू वेरी मच। और अगर बेटा ये थैलेमस नीचे की तरफ है तो हाइपोथैलेमस। तो इतना रखना जरूरी नहीं है। डायनसिफेलॉन की 2 दीवारें, ऊपर वाली
wall of the diencephalon it is epithalamus और ventral wall, ventral मतलब नीचे वाली, this is known as hypothalamus. Hypothalamus is a center. आज किसी ने मुझसे पूछा कि ये सेंटर सबसे आपको पागल बनाता है, सबसे ज्यादा पागल यही सेंटर बनाता है, because this is the center for emotions. आप किसी को हेट करेंगे, आप किसी को चाबी नहीं है, इसके अंदर है और ताला लगाओ, कहाँ नहीं चाबी, वॉशरूम की साइड से बंद है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं, हमारे पास फिर भी समझ में आ रहा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है, इसके बीचों बीच एक डब्बा दिख रहा है, अब बताओ ये वाली वॉल, ये वाली, ये है लैटरल थैलेमाई, बोलो क्या है? खैर, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस में जो हाइपोथैलेमस सेंटर है, इट इज फॉर इमोशन, फॉर हेट, फॉर लव, फॉर एंगर, फॉर सेटाइटी, संतुष्टि, फॉर थर्स्ट. ये ऐसे सेंटर हैं जो आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं. दिस इज हाइपोथैलेमस. इसी हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है. These are known as neurosecretory cells. और इन्हीं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियाई. बोलो क्या? They are known as nuclei. पूरा नाम है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. पूरा नाम? Not only nuclei, पूरा नाम है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. तो चूंकि diencephalon is the part of forebrain, तो एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस भी ब्रेन के पार्ट है. एंड द ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्व. पता नहीं क्यों इतना बोल रहे. इसका मतलब इनके सारे सिक्रीशन नर्वस सिक्रीशन है, नर्वस सिक्रीशन है. और ये तुम्हारी जो न्यूक्लियाई है, दीज न्यूक्लियाई आर नोन एज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. कैसे बोलो? एंड दीज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई दे secrete the hormones, and these hormones they act upon pituitary gland. किस gland में? अगर आपको pituitary gland की पोजीशन पता चल जाए तो आपको लगेगा ये तो बड़ा इजी है. कैसे इजी है? Because pituitary gland is the gland, it is present to the hypothalamus by an infundibulum. hypothalamus से gland निकलती है and this gland is known as pituitary gland. तो हाइपोथैलेमस के जो भी सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी तक पहुंचना बहुत मुश्किल की बहुत आसान है. तो हाइपोथैलेमस एक वॉल का नाम है जो डायनसेफेलॉन नाम के फोरब्रेन के पार्ट का पार्ट है, जिसकी ऊपरी वॉल का नाम है एपिथैलेमस, नीचे वाली वॉल का नाम है हाइपोथैलेमस, जिसमें बेटा सिक्रेटरी या फिर न्यूरोसेक्रेटरी बेटा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. नाम बताओ? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. एंड दीज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई रिलीज हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में और क्या है वो मैं सिखा दूंगा. और इस तरीके से हाइपोथैलेमस अपने सारे सिक्रीशन से पिट्यूटरी को कंट्रोल में रखता है. इसको पिट्यूटरी को कंट्रोल में रखता है और पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन और उनके इनहिबिशन को कंट्रोल करता है. चिल्लाया मैंने? तुम्हें नहीं आया? फिर से बोल. हाँ फिर से बोल दे. फिर आप इतना बता दो फिर दोबारा लिख दे. बताओ हमारे पास 14 स्ट्रक्चर है. आप इतना प्लीज डोंट मेक नॉइज. आपका मन नहीं है मत बैठिए. जितनी देर पढ़िए पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़िए, नहीं तो चैप्टर गया आपके हाथ से. नॉट मेक नॉइज. चलो हम लोग सबसे पहले बोले 14 स्ट्रक्चर को एक बार में पढ़ पाएंगे बिना देखे? बोलो कौन? पक्का? 4 लोग और हैं.
मदद चाहिए और आपको बताना ही पड़ेगा। मिड ब्रेन शुरू होने के पहले और फोर ब्रेन का आखिरी पार्ट, फोर ब्रेन का आखिरी पार्ट, इसका नाम डायंसिफिलम। कैसे बोलो? जो आए सो आए, ना आए तो ना आए, रिस्क लो। बोलो क्या नाम है? डायंसिफिलम की अपनी वॉल का नाम थैलेमस है। बोलो क्या? और थैलेमस अगर ऊपर है तो डायंसिफिलम की ऊपरी दीवार का नाम एपिथैलेमस। चाहे जितना टाइम लग जाए इसको पढ़ के जाना। बोलो क्या नाम? डायंसिफिलम की नीचे वाली वॉल बोलो मतलब डायंसिफिलम की दो वॉल हो गई। एक कौन? एपिथैलेमस, दूसरा बोलते हैं ये जो एपिथैलेमस या हाइपोथैलेमस है, वैसे बढ़ा देता हूं ताकि दिखता है। जो एपिथैलेमस या हाइपोथैलेमस है, इनमें से जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक जुड़ा हुआ है, एक स्टॉक जुड़ा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस कनेक्शन के साथ एक ग्लैंड निकली हुई है, इसके दो लोब हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और इस ग्लैंड का नाम हमने रखा है पिट्यूटरी। जैसे बोलो, आप मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे बता दो। यही पिट्यूटरी ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड को, सिक्रीशन को मेंटेन करे। किसको? थायराइड। और किसको? पैराथायराइड। मदद करो यार। थायराइड और पैराथायराइड के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करेगा? याद रखना, क्या यही ग्लैंड है? ध्यान सुनना, द पिट्यूटरी, द ग्लैंड, दिस ग्लैंड अगेन, क्या ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगी? नो सर। क्या यही ग्लैंड है जो हमारे थाइमस को कंट्रोल करेगी? थैंक यू वेरी मच। थाइमस को कंट्रोल करेगी। क्या यही ग्लैंड है जो हमारे गोनेड्स को कंट्रोल करेगी? नो सर। थायराइड अपना सिक्रीशन करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? एड्रिनल ग्लैंड अपना सिक्रीशन करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? थाइमस अपना हार्मोन निकालेगा नहीं निकालेगा, कौन कंट्रोल करेगा? गोनेड अपना सिक्रीशन निकालेंगे नहीं निकालेंगे, कौन देखेगा? याद है आपको पैंक्रियास? पैंक्रियास अपना सिक्रीशन निकालेगा कि नहीं निकालेगा। इसमें डायरेक्ट पैंक्रियास का रोल, पैंक्रियास से सिक्रीशन में बहुत डायरेक्ट रोल नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लड में डायरेक्ट रोल है। आप बोलते हैं पिट्यूटरी अपना सिक्रीशन निकाले कि ना निकाले, इसके लिए आया ये सीड का नाम हाइपोथैलेमस। मजा आ जाएगी अगर सीख लिया तो, और नहीं तो इतना रट्टा मार के जाओगे कि कभी भी नहीं आएगा। सो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन की फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे आगे वाला, पीछा की सबसे पीछे वाला, सबसे पीछे वाले पार्ट का नाम दो वाले नंबर 1 एंड नाउ इस हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई, याद है आपको? दे आर न्यूरोसेक्रेटरी न्यूक्लियाई, याद है आपको? इन्हीं का नाम बोलो, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। एंड दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी। न्यूरोसेक्रेटरी का मतलब ये पार्ट ऑफ ब्रेन है, तो नर्व के ब्रेन। अब इन हाइपोथैलेमस से कुछ नर्व निकली हैं जो सिक्रीशन छोड़ रही। ये न्यूरोसेक्रेटरी नर्व्स हैं जिनके अपने एक्सॉन्स हैं, और इन एक्सॉन से हार्मोन रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? हार्मोन। और बच्चों, ये हार्मोन्स जा करके एक्ट कर रहे हैं पिट्यूटरी पर। किस पर? याद रहेगा? हमें तो डर है कि याद रहेगा। बताओ ये क्या है? न्यूक्लियाई। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये हाइपोथैलेमस है।
निकल जाएगी ऑलमोस्ट। पिट्यूटरी के पास ही ब्लड जाए थैलेमस का, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है एंड दैट सिस्टम इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। बोलो क्या? पोर्टल सिस्टम। अगर कोई भी ब्लड हाइपोथैलेमस से निकले, देखो तुम गए काम से, अगर ब्लड का कोई भी सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से निकलने वाले के पास से ब्लड के पास पहुंचा तो ये ब्लड सीधे के सीधे बेटा पिट्यूटरी में जाए, इसके लिए एक स्पेशल कैपिलरी सिस्टम बनाया गया है एंड दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमो। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। मर गए तो वो तो हमें मालूम है मर गए। इनका नाम पहले तो देखो नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके, नहीं आना चाहिए, एक बार में नहीं आना, किसी को नहीं आना, 10 बार मैंने पढ़ा तब आया, नहीं आना एक बार में कोई बुरी बात नहीं, और ना सीखना बुरी बात। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस। बोलोगे ना? हाइपोफाइसिस। और ये भाई साहब है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस के बीच का पोर्टल सिस्टम इट इज नोन एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। फिलहाल के लिए अभी के लिए पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो एक ऑर्गन का ब्लड दूसरे ऑर्गन को पहुंचा देते हैं। हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, पिट्यूटरी एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन का ब्लड दूसरे ऑर्गन में पहुंचा दे, ऐसे कैपिलरी नेटवर्क का नाम होता है बेटा पोर्टल सिस्टम। कैसे बोलो? और ये पोर्टल सिस्टम किसके बीच में है? हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस। अब बताओ पोर्टल सिस्टम का नाम? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अगर भूल जाना तो केवल इतना भूलना, कैसे बोलो? पोर्टल सिस्टम। अरे तब तक नहीं आता जब तक कि कॉन्सेप्ट अच्छे ना। तो जो भी हाइपोथैलेमस से निकलने वाली चीज होगी वो ब्लड में आएगी, ब्लड से पिट्यूटरी में आएगी और पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगी। अब पिट्यूटरी के सिक्रीशन जाते हैं थायराइड की तरफ। बोलो क्या? थायराइड की तरफ जाने वाले सिक्रीशन या तो थायराइड के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे या तो थायराइड के सिक्रीशन को घटा देंगे, या तो एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, या तो थाइमस के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, या तो गोनैड के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, लाइकवाइज पैंक्रियास के सिक्रीशन को घटाएंगे बढ़ाएंगे। कौन? और पिट्यूटरी ये काम करे कि ना करे ये कौन डिसाइड करेगा? और इसीलिए हाइपोथैलेमस दो प्रकार के फैक्टर निकालेगा। वन इज नोन एज रिलीजिंग फैक्टर और दूसरे फैक्टर होंगे इनहिबिटिंग फैक्टर। बहुत टाइम लगता है, जो चीज आपको आती है दूसरे को समझाना बड़ा मुश्किल काम, जो आप समझना ही ना चाहते। हाइपोथैलेमस केवल दो ही प्रकार के फैक्टर निकालता है। नंबर 1 रिलीजिंग फैक्टर, नंबर 2 इनहिबिटिंग फैक्टर। अब सुनो, अगर मुझे थायराइड और पैराथायराइड के सिक्रीशन को बढ़ाना है तो मैं पिट्यूटरी से कहूंगा तुम थायरोट्रोपिन हार्मोन निकालो। थायरोट्रोपिन हार्मोन, बोलो कौन सा? अब बताओ थायरोट्रोपिन हार्मोन कौन निकालेगा? पक्का? अब इस थायरोट्रोपिन हार्मोन की रिलीज करने के लिए कौन बताएगा? डायंसेफ्लोन। तो डायंसेफ्लोन निकालेगा TRH। बोलो क्या? इट इज नोन एज थायरोट्रोपिन
जीना है, पेन छोड़ दो। बताओ थायरोट्रोपिन हार्मोन कौन निकालेगा? पिट्यूटरी हार्मोन जो निकाल लेगा उसका नाम क्या है? थायरोट्रोपिन थायराइड के सेक्रेशन को या फिर मेनली बढ़ाएगा, याद रहेगा? थायरोट्रोपिन कौन निकालता है? लेकिन थायरोट्रोपिन निकले कि ना निकले कौन डिसाइड करेगा? और वो किससे करेगा? TRH। किससे बोलो? What is TRH? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बताओ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकला? कहां एक्ट किया? पिट्यूटरी ने क्या निकाला? थायरोट्रोपिन। इसका सिग्नेचर चालू नहीं आया, अभी नहीं आया। आप सुन, एड्रिनल के पास होता है दो ग्लैंड, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला, पता? अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रीशन को बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन। बोलो क्या? जैसे बोलो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रीशन को बढ़ाने वाले हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रीशन को बढ़ाने वाले हार्मोन, यहाँ पर मेरे पास लिखने की जगह नहीं, मैं लिख रहा हूँ। These are known as कॉर्टिकोट्रोपिन। जैसे बोलो बताओ कॉर्टिकोट्रोपिन कौन निकालेगा? पिट्यूटरी। लेकिन ये पिट्यूटरी कॉर्टिकोट्रोपिन पर एक्ट करे, पिट्यूटरी का हार्मोन कॉर्टिकोट्रोपिन एड्रिनल पे एक्ट करे, इसके लिए फैक्टर कौन निकालेगा? हाइपोथैलेमस। अगर मैं CRH निकालूंगा, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मर गया। आया? पक्का आया? तो बताओ कॉर्टिकोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन नाम का हार्मोन कौन निकालेगा? लेकिन कॉर्टिकोट्रोपिन निकले कि ना निकले कौन करेगा? कैसे बोलो? तो हाइपोथैलेमस कौन सा फैक्टर निकालेगा? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। व्हाट इज C? व्हाट इज R? व्हाट इज H? और गोनेड के बारे में हम सब लोग जानते हैं। गोनेड के सिक्रीशन को LH और FSH मेंटेन करते हैं। भगवान बचा ले मेरे को। LH और FSH दोनों का नाम गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन है। ये गोनेडोट्रोपिन कहां से निकलते हैं? तो बताओ पिट्यूटरी क्या निकालेगी? पिट्यूटरी क्या निकालेगी? LH and FSH कहां एक्ट करेंगे? तो बताओ गोनेड पे एक्ट करने वाले LH और FSH दे आर गोनेडोट्रोपिन। ये निकले कि ना निकले कौन डिसाइड करेगा? दे आर नोन एज GnRH। व्हाट इज GnRH? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नहीं आया? तो गोनेडोट्रोपिन कहां से निकले? और उनका रिलीजिंग फैक्टर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर कहां से निकलेंगे? फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी हार्मोन एक हार्मोन है जिसका नाम है GH, ग्रोथ हार्मोन। तो बोलो ग्रोथ हार्मोन कौन निकालता है? पिट्यूटरी। ना निकाले इसलिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है रिलीजिंग फैक्टर नहीं आया? तो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर निकालना किसका काम है? तो हाइपोथैलेमस किसके सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है? बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन? एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज। और इनकी एक लिस्ट है। They have the list
चैप्टर अपनी जेब में है, और नहीं हुआ तो तुम जितनी देर तक कहो उतनी देर तक अपन लोग डिस्कस कर सकते। लेट्स सपोज दिस इज अ हाइपोथेटिकल